सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब यूपीएससी पे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो फाइनली जो है आज आप सभी को मालूम है कि हम लोग अपने प्रिपरेशन के बेसिक नॉलेज के लिए या डायरेक्ट तो आपको मालूम है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा हम मानते हैं कि अपने बेसिक नॉलेज को अच्छी करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम लोग अपने एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइनली आप सभी को मालूम है कि अभी तक हम लोगों ने क्लास 6 यानी कि क्लास 6वीं के साथ साथ क्लास 7वीं और अब क्लास 8वीं का ये जो है लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्लास 9वीं की पूरी बुक को कवर करने वाले हैं। राइट, तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है वह है ह्यूमन रिसोर्स। राइट, क्या है? मानव संसाधन के ऊपर। ठीक है, बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा। राइट, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्लास 8वीं में कुछ इन सारी चैप्टरों को कवर किया और एकदम अच्छे से पढ़ने का भी कोशिश किया। राइट, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारा यहाँ इस बुक का पहला जो चैप्टर था, ठीक है, पहला जो चैप्टर हमारा था इस बुक का वो था संसाधन यानी कि रिसोर्स। ठीक है, क्या था हमारा पहला जो चैप्टर था वो था हमारा रिसोर्स, जिसे हम संसाधन कहते हैं। दूसरा हमारा चैप्टर था ये है भूमि, मिट्टी, प्राकृतिक, जो आप देख रहे हैं। सेकंड हमारा चैप्टर था जिसका नाम है जिसका नाम है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। राइट, क्या है? एग्रीकल्चर। फिर फोर्थ हमारा रहा उद्योग यानी कि इंडस्ट्री। राइट, और हमारा मछुआ जो चैप्टर रहा वह है हमारा मानव संसाधन, जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। राइट, तो चलो शुरू करते हैं और एकदम अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट यानी कि कहें तो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हम चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो अगर हम कहेंगे तो इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि आप पढ़ोगे और आपको एक बार में इसका कॉन्सेप्ट जो है समझ में ना आए। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता कि आपका एक बार में इसका कॉन्सेप्ट समझ में ना आए और आप ना समझ पाओ। राइट, हम पढ़ रहे हैं मानव संसाधन, यानी कि आप संसाधन के पहले चैप्टर जो हमारा रिसोर्स है उसमें ही आप देख लिए होंगे कि संसाधन क्या है, और संसाधन में भी सबसे जो है महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन है। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या और चीज़ें आपको डिस्कस करने के लिए दिया है एनसीईआरटी। देखिए पहला ही लाइन है एनसीईआरटी का कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। क्या? लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा संसाधन एक लोग ही होता है। यहाँ लोग से हमारा तात्पर्य ये निकलता है कि मानव यानी कि हमारी आबादी, हमारी जनसंख्या, ये क्या है? ये एक राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा संसाधन है। अब कहोगे कि सर अगर ऐसा ही बात है तो क्यों बोला जाता है कि जनसंख्या कम करो, हम दो, हमारे दो? आखिर रीजन क्या है कि जब हम संसाधन ही हैं और एक राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव ही है, तो फिर ये जनसंख्या वृद्धि को क्यों रोका जा रहा है? राइट, ये जनसंख्या आबादी जो बढ़ रही है, विस्फोट हो रहा है, इसको क्यों रोका जा रहा है? राइट, तो अभी चलो पूरी चीजों को अच्छे से समझेंगे। राइट, अब देखो प्राकृतिक की देन, ठीक है, यहाँ कह रहा है कि प्राकृतिक की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, लाइन को अगर ध्यान से पढ़ोगे पहले तब समझ में आएगा। प्राकृतिक की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोग के लिए उपयोगी होती है। यानी कि ये प्राकृतिक का जो दिया हुआ है देन है, ये तब जाकर महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जब केवल जो है, ठीक है, प्रकृति का देन केवल उस समय ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जब वो लोगों के लिए उपयोगी होती है। यानी कि हम मानव के लिए, हम मनुष्यों के लिए प्राकृतिक का दिया हुआ जो चीज़ है वो हमारे लिए तभी जाकर के महत्वपूर्ण होती है जब हमारे उपयोग के लिए होता है, हमारी यूटिलिटी के लिए होता है। ओके, उपयोग के लिए। ठीक है,
जो हम उपयोग कर सके वही प्राकृतिक में महत्वपूर्ण है, नहीं तो महत्वपूर्ण नहीं है, राइट। अगर हम आपको बताएं तो आप ये खुद देख सकते हैं आप अपने नज़र से कि आपका प्राकृतिक बहुत सारी चीज़ें दी है, राइट। बहुत सारी प्राकृतिक आपको चीज़ें दी है, लेकिन आपके लिए क्या सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, सॉरी आपके लिए क्या सारी चीज़ें उपयोगी है? तो आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जब आपके लिए वो चीज़ें उपयोगी नहीं रहेगी तो क्या वह आप उस प्राकृतिक के दिए हुए चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे, क्या उसको महत्वपूर्ण मानेंगे? तो ऐसा कहेंगे आप कि नहीं भाई ऐसा कैसे मान लेंगे, जब हमारे लिए वो उपयोगी है ही नहीं तो फिर उससे हम महत्वपूर्ण क्यों मानेंगे और कैसे मानेंगे भाई? ये बात उठता है ना। तो यही बातें ये लाइन बता रही है। फिर कह रहा है निचले वाला लाइन कि लोग अपनी आवश्यकता और योग्यता से उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। यानी कि कह रहा है कि जो लोग है, लोग का तात्पर्य मानव से जोड़िएगा, आबादी से, जनसंख्या से, राइट। तो ये जो है, जो प्राकृतिक में चीजें है, ठीक है, तो उसको लोग अपनी जो आवश्यकता होती है और उसकी योग्यता जो है, अपनी योग्यता पे से उसको संसाधन में परिवर्तित करता है। अब हम अगर बात कहें तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे बातों को। आप अगर एक चीज को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए आपका प्राकृतिक, राइट, आपके लिए आपका प्राकृतिक जो है क्या देता है। उसे मान ले कि आपको देता है ये, मान लो किसी सब्जी का ही नाम ले लेते हैं। अगर कोई सब्जी है, गोभी है, अच्छा छोड़ो गोभी छोड़ो, बंदा गोभी, ठीक है, जो है उसको आपके लिए प्राकृतिक ने दिया, वो उपज गया, वो प्राकृतिक का दिया हुआ ही है। लेकिन कैसे? वह मानव जो है अपनी आवश्यकता द्वारा उसे क्या करता है, अपने संसाधन के रूप में बदलता है। आप उस अपनी योग्यता के अनुसार उसको सब्जी बनाता है और खाता है, राइट। तो ऐसे अनेकों चीज है जिसकी एग्जांपल आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। अब देखो इस जो है प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है, यानी कि जो भी संसाधन है उसका अंतिम रूप देने वाला जो संसाधन है वो सिर्फ मानव है, ह्यूमन है, ये जनसंख्या ही है जो उसको अंतिम आयाम तक लेकर आता है और उसका उपयोग करता है, ठीक। अब देखो बात कह रहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकता के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं, राइट। अब ये क्या है? अगर एक मानव शिक्षित ना हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, उसके पास ज्ञान ना हो, वो मेंटल रूप से मतलब बीमार हो, तो क्या किसी भी संसाधन को अपनी आवश्यकता के अनुरूप संसाधन का विकास कर सकता है? तो नहीं। इसलिए एक मनुष्य को, एक इंसान को इस जनसंख्या में मतलब जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य की बेहद ही ख्याल रखा जाता है, साथ ही साथ उनको हायर एजुकेशन दिया जाता है ताकि वह इस संसाधन का अच्छे से उपयोग कर पाए, अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर पाए, राइट। आपको मालूम है कि कौशल विकास योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, अभी ये अपडेटेड एनसीईआरटी है। इसलिए कहा जाता है कि ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी है प्यारे, वो अपडेटेड पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या है, अपडेट जो रहे वही पढ़ना चाहिए। अब जो अपडेट नहीं रहेगा तो पहले वाले कहानी को पढ़ करके आप करंट के चीजों को भूल जाओगे, तो इसलिए अपडेटेड एनसीईआरटी आपको सजेस्ट किया जाता है पढ़ने के लिए, ओके। अगर फिर हम बात करें यहाँ, तो ये देखो कह रहा है, ठीक है, यहाँ ये कह रहा है कि अन्य संसाधन की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अगर हम बात करें तो जो हमारे अन्य संसाधन हैं, कह रहा है लाइन, देखिए ये लाइन के छुपे हुए वर्ड को ही आपको तोड़ना है और तोड़ करके आपको उसमें से क्रीम को निकालना है प्यारे। देखते हो ना, क्रीम वाली जो बिस्कुट आती है, दो बिस्कुट को चिपकाया जाता है एक क्रीम के साथ, और जिसे बिस्कुट नहीं खाना है, उसका यूज नहीं है, उसे तोड़ता है और क्रीम को खाता है, राइट। तो कुछ ऐसा ही एनसीईआरटी का कुछ पैटर्न है जिसे हमें अच्छे से समझना होगा। कह रहा है कि अन्य संसाधन की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को तो समझ में आएगा। अन्य संसाधन की बात करें तो आप देखोगे कि मानव संसाधन क्या है। हर एक मानव का सोचने की क्षमता, उसका शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसका सेहत अलग अलग है, राइट।
अब एक जनसंख्या की बात करें तो ये हमारा वर्ल्ड रहा, और वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में अगर हम देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि यहां पे जितना आबादी है उतना ही आबादी आपको यहां देखने को मिले, या उतना ही आबादी आपको इस कॉर्नर पे देखने को मिले। तो यही कह रहा है कि एक समान नहीं होता। ये बात सत्य है, क्योंकि जनसंख्या जो है हर जगह, हर राज्य, हर स्टेट, हर कंट्री में, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग देखने को मिलता है। और मानव की क्षमता, मानव की शिक्षा, मानव की स्वास्थ्य, मानव की सोचने की क्षमता सारी अलग अलग होती है। तो ये क्या है? मानव संसाधन ही है। तो मानव एक संसाधन के रूप में, तो क्या बताओ कि हर जगह पे इक्वल ही पाया जाएगा अन्य संसाधन की भांति? आप कहोगे कि नहीं भैया, अब मुझे समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं पाया जाता है, राइट? ओके, अगर हम अगले लाइन की ओर बढ़ें तो कह रहा है कि अपने शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये तो मैं बता चुका हूं। लिंग मतलब पुरुष और महिला। ओके, आयु मतलब अगर मैं बात करूं कि आपका उम्र 21 से 22 साल एवरेज है, तो क्या आप जितना सोच पा रहे होंगे तो उतना ही सोचने की क्षमता क्या 10 साल, 8 साल, 11 साल के बच्चों की है, या 61 साल, 62 साल के बुजुर्गों की है? नहीं है। तो यही बात कह रहा है, क्या आप जितना सोच रहे हो पुरुष होकर के, क्या जरूरी है कि आप जिस मेंटलिटी के साथ, जिस दिमाग मस्तिष्क के साथ जो सोच रहे हो वही एक महिला सोचे? ऐसा भाई कतई नहीं है। ठीक है, उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। बात सही है। ये सारी चीजें अच्छे से समझोगे तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जिससे आप मतलब प्यार करोगे ना, सच में यार मजा ही मजा आएगा। यही चीजें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात मैं यहाँ कर रहा था, जो आप में इस जनसंख्या में एक स्किल्स डेवलप करने के लिए दिया गया है। अब वहां तक तो रह गई बातें जहां तक सोचना था, समझना था। अब बात आ रही है जनसंख्या का वितरण पे, राइट? ये जनसंख्या का वितरण की मैं बात कर रहा हूं। ओके, समझ रहे मेरे बात को ना? जनसंख्या वितरण। अब देखिए, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। भूपृष्ठ, अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये भूपृष्ठ क्या है। आप तो जानते हो ना प्यारे, इतना तो जानते हो मेरे भाई कि भूपृष्ठ क्या है, क्योंकि 6वीं से पढ़ते आ रहे हो ये सारी चीजें। तो जिस पर लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। अब देखो, कह रहा है लाइन कि विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग, राइट? विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ का लगभग 30% भाग पर ही निवास करता है। ओहो, नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें तो हमारा टोटल जनसंख्या हम मान लेते हैं, मैथमेटिक्स तो इतना नॉलेज होगा ना आपके पास कि हमारा है 100%, राइट? हमारा क्या है? 100% टोटल जनसंख्या को हम मानते हैं। ओके, टोटल जनसंख्या को हम मानते हैं कि हमारा कितना जनसंख्या है? हमारा टोटल जनसंख्या है 100%, ठीक है? 100%, 100%। ओके, हमारा पृथ्वी का पृष्ठ भी 100% में है, जितना भी है 100% में ही है, ठीक है? तो वो भी 100% ही है। लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन समझाने का बात कर रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो पृथ्वी का 100% पृष्ठ है उसका 30% आप इधर कर लो, ठीक है? उसका 30% आप इधर कर लो और 70% इधर कर लो। तो कह रहा है एनसीईआरटी लाइन कि 90% जनसंख्या का 90%, ये जो 90% जनसंख्या का है वो 30% वाले भाग पे निवास करता है। बाकी का बचा जो 10% भाई, बाकी का ये जो बचा 10%, ये आपका जो है कहाँ निवास करता है? ये बाकी के पूरे 70% में निवास करता है। इधर उधर थोड़ी बहुत जो है निवास करता है। अब रीजन क्या है कि यहीं पे 30% ही भूमि में 90% की जनसंख्या जो है घूम रही है, और ये
70% जगह पे ये 10% ही लोग रह रहे हैं, और यहां से लोग यहां क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि यहां जाओगे तो बहुत ज्यादा जमीन होगा, भूमि आपको मिलेगी जिसके लिए आप झगड़ा करते रहते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में पूरी खेती करने के लिए सारी चीजें मिलेगी। आपके मन में आ रहा होगा ऐसा कुछ नहीं है। अब ये 70% भाग कुछ ऐसा है जहां पे इन्वायरमेंट, जलवायु, ये सारी चीजें संतुलित नहीं मिलता है, क्लाइमेट, ठीक है, संतुलित नहीं मिलता है, जिसके कारण लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। यहीं पे उनको बेटर होता है। यहाँ पे कृषि योग भूमि नहीं है 70% की एरिया में, लेकिन ये 30% क्षेत्र में कृषि योग भूमि बहुत ही है, राइट। तो ये चीजें आपको समझना है। देखो, जिसके अंदर खूबियां होगी उसके ओर आप खुद ही अट्रैक्ट होते चले जाओगे। उस इंसान को आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग यही जो मजनू बनकर घूमे रहते हो कि कोई लड़की हमसे बात कर ले भाई, हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए, यार पहले अपने अंदर वो सारी चीजें गेन करो ना भाई, उसे प्राप्त करो, अचीव करो, फिर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप जाओ उसके पीछे, ठीक है, ठीक है, आप जाओ उसके पीछे, यार ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर हम बात करें अगले लाइन की ओर, तो देखो, विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे हैं। वही चीजें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया जो है, यूरोप और उत्तर पूर्व अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जैसे कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग बसे हैं। अब प्यारे मैं बताऊं यहाँ पे कि आपका उच्च अक्षांश क्षेत्र क्या है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्या है, उच्च पर्वत क्या है, विषुवतीय वन क्या है, तो फिर मुझे और मेरे इस पढ़ाने की शैली पे अगर मतलब होगा कि जो चीजें मैं पहले पढ़ाया हूं वही चीजें मैं बार बार पढ़ाऊं, तो फिर दिक्कत है ना कि आप भी पढ़ो यार, याद रखो, चीजों को माइंड में रखो, ठीक है। अब कह रहा है कि विषुववृत्त में के दक्षिण अपेक्षा विषुववृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अब देखो, ये पिक्चर जो है, ये जो पीला रंग का आदमी है, ये एशिया को डिनोट किया है। ये यूरोप में रहने वाले लोगों का डिनोट किया है इस कलर से, अफ्रीका में रहने वाले लोगों को इस कलर से, और मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोगों को इस कलर से डिनोट किया है। फिर उत्तर अमेरिका में रहने वाले को रेड से, और ओशिनिया जैसे कि ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहने वाले लोगों को इस कलर से डिनोट किया है। तो आप इस पिक्चर में अच्छे से देख सकते हो कि सबसे अधिक लोग जो है कहां पे आपको देखने को मिलता है। ओके, सबसे अधिक लोग आपको कहां पे देखने को मिलता है और किस प्रकार देखने को मिलता है, ठीक है। कहां की जनसंख्या कितनी है, अधिक है या क्या है, राइट, यहां से आप देख सकते हो एकदम अच्छे से। ओके, तो हम आगे की ओर बढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर तब भी आप चाहते हो बनाना तो अपना कॉपी का पेज भरोगे और कुछ नहीं। क्या देखो, आप जानते हैं कि भारत का जनसंख्या औसतन घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ओके, ये वर्ग किलोमीटर क्या होता है आप जानते हो? वर्ग किलोमीटर, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि वही वर्ग जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बताऊं तो फिर दिक्कत ही है। अब देखो, जनसंख्या की घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, ये देखो यहाँ पे जो लोग रहते हैं इसे ही घनत्व कहते हैं। ओके, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, यानी कि एरिया जो है, राइट। अब देखो, सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, यही है।
संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 51 व्यक्ति रहता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्व एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में ही है। ओके, मुझे उम्मीद है मेरे भाई आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम आते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की बात करें। तो पहले हम भौगोलिक कारक देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स नहीं बना रहे होंगे और अच्छे से सुन रहे होंगे और कॉपी पेन में कुछ कुछ पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, बाकी को छोड़ देना है। बाकी को क्या करना है, छोड़ देना है। इतना टेंशन लेकर के नहीं चलना है। पहला है हमारा स्थलकृत। देखो, लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। आपको कहें कि चले जाओ कैलाश पर्वत पे वास करना, हिमालय पे वास करना, क्या आप जाओगे भाई? नहीं ना जाओगे, तो यही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बस मजाक में कह दिया। तो मैदानी क्षेत्र में लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, ओके, ये देखो, खेती, विनिर्माण और सेवा प्रक्रिया के लिए उपयुक्त होते हैं। ओके, साथ ही साथ गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, अल्पस, हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए क्षेत्र हैं, जो कि मैं बताया। फिर दूसरा भौगोलिक कारक यहाँ पे प्रभावित करता है रहने के लिए जलवायु। तीसरा है मृदा, चौथा है जल और फिर खनिज। जलवायु यानी कि क्लाइमेट, यानी कि लोग समान रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंड जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। ठीक है, तो जहां पे जलवायु अच्छा हो, क्लाइमेट एकदम मजा मजा में हो, जैसे कि मसूरी की बात करें, भाई जन्नत है। चलोगे एक बार? मुझे उम्मीद है कि आप चलोगे। अगर चलना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन चलना चाह रहा है। भाई ऐसे नहीं, कुछ लेकर के चलना है ना, कि वहां से कुछ लेकर के आऊंगा। ठीक है, ऐसे तो जाने के बहुत लोग जाते हैं, लेकिन वो मजा कहाँ जो आप लोगे। एक आईएएस ऑफिसर बनकर जाओगे, वहां एकदम जीवन व्यतीत करोगे और फिर वहां से आओगे, वो मजा औरों को नहीं मिलेगा जो आपको मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप एक दिन जरूर जाओगे, राइट? ओके, मुझे बताना कि कौन कौन जाना चाहता है। फिर बात करते हैं मृदा की। तो मृदा, उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुंगवान ही, चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल की बात करें तो लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से प्राप्त हो जाए, जिसमें लवण की मात्रा ना हो, यानी कि पीने योग्य पानी हो। भाई सीधी सीधी बात कह दो। विश्व की नदी घाटियां बस क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। अब खनिज की बात करें, मिनरल, तो खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इस क्षेत्र में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि जो भौतिक कारक है इसको आपने अच्छे से देखा। ओके, और देख करके अपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझने के साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि आप आगे की ओर पढ़ने के लिए तैयार भी हो गए हैं, कि आगे सामाजिक और आर्थिक कारक को भी देख लिया जाए। अब सामाजिक और आर्थिक कारक की मैं बात करूं भाई, तो देखो, पहला है आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। पहले तो आर्थिक स्थिति हमारी यही होगी, जो बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित करता है। जहां पे औद्योगिक उद्योग लगा होगा वहां पे लोग अक्सर रहना पसंद करते हैं, ताकि रोजगार अच्छा से मिल सके और 2 टाइम के भोजन हमें प्राप्त हो सके, अच्छी सुख शांति वाला जीवन जो है प्राप्त हो सके। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे हुए क्षेत्र हैं आर्थिक दृष्टि से। सांस्कृतिक कारक, जैसे कि धर्म और संस्कृति का महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करता है। भाई बात सही है, जैसे कि हमारा प्यारा वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और सामाजिक कारण, अच्छे आवास जहां हो, शिक्षित व्यक्ति जहां बसे हो, जहां पे शिक्षा का एक अच्छा सुविधा हो, स्वास्थ्य का सुविधा हो, ठीक है,
कि क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए आप पुणे ले सकते हैं, पुणे इज द बेस्ट। अब एक शब्दावली है जो कि बहुत प्रेरित करेगी आपको, जीवन प्रत्याशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावली है, नोट कर लेना। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, जिसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। समझ रहे बातों को ना? मुझे उम्मीद है कि समझ रहे हैं। देखिए, आप बच्चे नहीं हैं कि आप नहीं समझ पाइएगा, ठीक है? आप बच्चे नहीं हैं कि आप नहीं समझ पाइएगा। मुझे इतना तो उम्मीद रहता है कि आप जरूर समझ पाइएगा। अब यहां अगर हम जनसंख्या परिवर्तन की बात करें तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की, ठीक है, संख्या में परिवर्तन है। ये मुझे लग रहा है कि रीड करना ही बेहतर होगा, ठीक है। विश्व की जनसंख्या स्थिर रही रहती है, ये आप भी जानते हो। ये कई गुना बढ़ गई है, जैसे कि चित्र में आप देखिएगा, मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है, ओके। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी और बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, लोग शिक्षित नहीं थे, यही सारी चीजें, ठीक है। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अच्छे बीज नहीं थे, ट्रेडिशनल बीज की यूज किया जाता था, परंपरागत खेती किया जाता था, जो है अनाज उपज करने में सक्षम नहीं होता था, जिसके कारण लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं पहुंच पाता था। ये सारी चीजें जो है ना, आप इकोनॉमिक्स की जो 9वीं की बुक है उसमें पढ़ोगे। और हाँ, मॉर्निंग में जो है ये इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप जरूर आइएगा और पढ़िएगा। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 150 वर्षों के बाद जो है 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई, एकदम 3 गुना बढ़ा। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में अवधि से कम में जनसंख्या दुगुनी यानी कि 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति यानी कि खाना की पहुंच, औषधियों के कारण मृत्यु दर कम यानी कि जो है ट्रीटमेंट के कारण मृत्यु डेथ रेट कम हो गई, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं रहे, दनादन एकदम गाड़ी चलाए जा रहे हैं। यार रोक देना चाहिए भाई, हो गया, अच्छी है हमारी जिंदगी, कम बच्चे रखो और जिंदगी अच्छी से काटो, राइट। अब देखो, बात करें कि जन्मों को असाधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की जनसंख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्ति पर मृत्यु की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को के आने जाने को प्रवास कहते हैं, तो आपको मालूम है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये चीजें हैं जो आप पिक्चर्स में अच्छे से देख सकते हो, कैसे कैसे किस ईयर में हमारा जो है ये 2025 तक की चीजों को दिखाया है, ठीक है। तो आप आराम से इस आंकड़े को देख सकते हैं। जनसंख्या को बढ़ाने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना ही है। प्रवास एक अन्य कारक है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग हैं जो देश को छोड़कर, अप्रवासी वे लोग हैं जो देश में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लेना, ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप यहाँ भी कुछ नहीं है। जनसंख्या संगठन आप एक बार रीड कर लोगे, बाकी सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम जो है ज्यादा वेस्ट हो। अगर कहोगे तो मैं चीजों को अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि जहां जरूरी नहीं है चीजों को वहां पे टाइम वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाबा डियर स्टूडेंट एंड लव यू।